हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू मनी चैप्टर ख़त्म कर देते हैं शुरू के 15 से 20 मिनट में ही, और फिर बेटा बैंकिंग स्टार्ट करके जाएंगे। ठीक है जी। बाबू कल मैं आपसे बात कर रहा था मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की। अभी आप सामने देखो, लिखने वाला काम कर लेंगे अभी। बेटा कल मैं आपसे बात कर रहा था मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की। बेटा ये मेजर्स कब दिए थे आरबीआई ने? 19 देख लो हालात। 1977, 97 नहीं, 1977 में आरबीआई ने मेजर दिए थे। बाबू चार नाम है इनके, M1, M2, M3 और M4। कल डिस्कशन सिर्फ M1 पर हुआ है, बहुत थोड़ी सी बात मैंने करी थी। बाबू उसके बाद मुझे भी इन चीज़ों पर डिस्कशन करना है। M1 किसके इक्वलेंट था? M1 किसके इक्वलेंट था? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। लो बेटा सामने देखो और आराम से समझने की कोशिश करो। बेटा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक के बाद जितने भी करेंसी जितने भी कॉइन है, क्या बेटा कभी भी इशू हुए थे? कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, कभी भी इशू हुए थे? कोई अकबर बादशाह के ज़माने का कॉइन है तो वो भी काउंट होगा? नहीं हो सकता ना बाबू। हम सिर्फ उसी करेंसी उसी कॉइन की बात कर रहे हैं जो लीगल टेंडर है। अगर किसी ने आज भी पुराना 2000 का नोट या 1000 का नोट या 500 का नोट रखा हुआ है, उसकी बात नहीं चल रही, वो लीगल टेंडर नहीं है। दे आर सीज टू बी लीगल टेंडर। आपको पता है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मोदी जी के वर्ड क्या थे? दीज करेंसीज आर सीज टू बी लीगल टेंडर। क्या वो लीगल टेंडर नहीं रही है? ठीक है बेटा। तो अब मैं उस करेंसी उस कॉइन की बात कर रहा हूँ जिसको आरबीआई लीगल टेंडर बोलता है आज के टाइम। ठीक है। और वो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। कल मैंने एक बात बोली थी बेटा, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? देखो सिंपल बात यह है कि लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जिसको डिमांड पे निकाला जा सके। सर मैं सबसे आसान बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बोलना चाहिए आपको। वो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जिनको चेक से एनकैश किया जा सकता है, जिनको चेक से निकाला जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और बाबू सिर्फ दो ही अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें चेक से पैसा निकाला जा सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। एफडी और आरडी के केस में बेटा चेकबुक नहीं मिलती। तो बाबू डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट, याद रह जाएगी आपके बात, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। उसके बाद अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। याद करो मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या लिखा था हमने? total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मैंने याद है पब्लिक का मतलब बताया था आपको। पब्लिक मीन्स दो सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा। अब वो दिमाग में विचार तो जाएगा ही कि मैंने डेफिनेशन में मना कर दिया कि मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा, या मैंने फिर लिख दिया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सर मैंने लॉजिक दिया था कि यहाँ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का क्या मतलब है। मैं आज भी आरबीआई के सारे खजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब बात कर रहा हूँ बेटा आरबीआई के पास पड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आता है। और मनी सप्लाई में मैं वही चीज़ें लेता हूँ बेटा जो सर्कुलेशन में पहुँचती हैं। याद है यही बात बोली थी डेफिनेशन में भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक इस बात में? क्लियर हो गया अगर डिपॉजिट विद आरबीआई? मैंने दो चीज़ें स्पेसिफिकली मना भी करी थी अगर आपको याद हो। बाबू अगर गवर्नमेंट का कोई पैसा आरबीआई के पास है, वो काउंट नहीं होना। पब्लिक से मेरा मतलब गवर्नमेंट से कभी होता ही नहीं। और बाबू दूसरी बात, अगर कमर्शियल बैंक ने कोई पैसा आरबीआई के पास जमा कर रखा है, वो भी नहीं लेना। मैंने इसका लॉजिक दिया था, ये लॉजिक याद है बाबू? मैंने एक करंट अकाउंट खुलवाया, उसमें 50 लाख रुपए जमा करा दिए विद द बैंक। ठीक है।
बैंक ने CRR मेंटेन करने के लिए उस 50 में से 3.5 जमा करा दिया विद RBI। आप क्या कहोगे, मनी सप्लाई 50 लाख और 3.5 लाख 53 लाख है भाई, उस 50 में तो जमा हुए हैं, मनी सप्लाई तो 50 ही लाख है ना। तो अगर कोई कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा जमा करा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो CRR मेंटेन करने के लिए करा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है वो अपने डिपॉजिट्स में से ही करा रहा है। जब डिपॉजिट्स काउंट हो रहे हैं तो वो पैसा क्यों काउंट करोगे आप? इट लीड टू द डबल काउंटिंग। क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक इस बात को लेकर? M1 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सर कल मैंने ये भी बोला था बेटा, ये इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, याद है आपको बात? बाबू ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, इसे बोलते हैं मोस्ट लिक्विड। ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है बेटा, ये मोस्ट लिक्विड है। और बेटा अगर मैं M4 की बात करूं तो बेटा ये लीस्ट लिक्विड है, बिल्कुल लीस्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं। अब मैं M2 की चर्चा आपके साथ शुरू करता हूँ, आराम से समझते जाना। ये पेपर में मस्ट कम क्वेश्चन है, मस्ट कम। मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट मनी के फंक्शन है, हर कोई लिख सकता है उसको। ये मस्ट कम क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ बच्चे ना रटना शुरू कर देते हैं और वही परेशान करता है। और वो M2 किसके बराबर होता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बाबू पोस्ट ऑफिस, हम तो प्यार से पोस्ट ऑफिस से बोलते हैं, पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। किसी भी पोस्ट ऑफिस को टेक्निकल भाषा में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बोला जाता है, ठीक है। बाबू M2 में क्या आता है, आराम से समझना, पूरा एनालिसिस काम का है। एक तो M1 वाली सारी बातें प्लस सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं जो आपने पोस्ट ऑफिस के पास खुलवाए। देखो पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट नहीं खोलता, अगर आपको आइडिया हो। पोस्ट ऑफिस आपके अंदर सेविंग्स की भावना पैदा करने के लिए तो 3 ही अकाउंट खोलते हैं, सेविंग बैंक, FD और RD। बाकी और भी उनके पास सेविंग की स्कीम्स होती हैं, करंट अकाउंट नहीं खोलता वो। बिजनेस बैंक के लिए नहीं है पोस्ट ऑफिस, नाम ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है। तो बाबू यहाँ करंट अकाउंट नहीं लिया मैंने, पहली बात। हमेशा अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है जो मुझे लगता है आपके दिमाग में अभी से चल रहा होगा कि वाई नॉट सेविंग डिपॉजिट्स को यहाँ लेते। भाई कमर्शियल बैंक के भी तो सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट यहीं लिया है, कमर्शियल बैंक का भी तो सेविंग अकाउंट यहीं लिया है और करंट अकाउंट भी यहीं लिया है। तो इसका सेविंग अकाउंट M1 में लेने में क्या प्रॉब्लम है? M1 में लेते हैं ना, ये भी तो मोस्ट लिक्विड हुआ। फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन दिमाग में आया क्या नहीं आया? हमेशा आता है, हर साल आता है बच्चों के। और एक ही सेकंड में एक ही बात बोल के मैं क्लियर कर देता हूँ। तो वो देखो बात पता क्या है, पोस्ट ऑफिस के पास ना किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा कैश होता है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट की कोई कमी है। मतलब मैं अगर ईमानदारी से एक बात बताऊँ तो अगर मेरे पास स्टैट्स नहीं है, पर स्टैट्स होते तो मैं आपको बता देता कि नोएस कैंप गोपाल नगर में पोस्ट ऑफिस है, इतना डिपॉजिट है उसके अंदर कि आसपास के ना बैंकों में भी नहीं होगा। अगर मैं छोटे 10 बैंक मिला लूँ ना शहर के, टोटल कर लेना, उनके पास भी इतने डिपॉजिट्स नहीं होंगे, इतना डिपॉजिट है अकेले पोस्ट ऑफिस। मेरे पे स्टैट्स नहीं है, स्टैट्स होते तो पक्का मैं स्टैट्स के दम पे बताता आपको। तो लेकिन परेशानी क्या, थोड़ा सा ये समझो, डिपॉजिट्स बहुत हैं। आज में क्या, मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवा दिया पोस्ट ऑफिस, 5,000 रुपये कैश दिया, जमा करा, ठीक है। कल मैं क्या जी मुझे 2,000 की जरूरत है, सर अभी तो आएंगे, एक काम करो 2 घंटे इंतजार करो, मंगा लेते हैं। अब वो 2 घंटे में क्या करते हैं, अगर कोई और ग्राहक आ गया जमा कराने तो उसके वाले पैसे मुझे दे देंगे, ठीक है। या अगर कोई नहीं आया तो सर ये डेली बेसिस पे अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं टू द हेड ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस भी हमारे यहाँ पर पंजाब होटल के बराबर है, डेली बेसिस पे ही लगभग पैसा ट्रांसफर करते हैं। इनके पास अगले दिन भी कैश नहीं मिलता, अगले दिन भी नहीं मिलता, इनको वक्त चाहिए होता है बेटा आपको पैसे देने में। एक एक दिन का भी समय मांग लेते हैं कि सर कल तक रुक जाओ तो दे देंगे। मतलब मेरा खाता
मुझे अभी पैसा चाहिए तो अभी भी नहीं मिल सकता। ये परेशानियां पोस्ट ऑफिस के साथ हैं और हर पोस्ट ऑफिस के साथ हैं। समझ में आ रही बात? तो बाबू मैंने आपको परेशानी बता दी, एक्चुअल रियलिटी मेरे साथ भी हुआ होगा तभी बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ बिल्कुल। बाबू जब ऐसी परेशानी है कि 2 घंटे और 3 घंटे और 1 दिन का भी समय देना पड़ता है अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए, तो बाबू मैं इसको मोस्ट लिक्विड कैटेगरी में डाल कैसे दूं? मैं नहीं डाल पाऊंगा इसको मोस्ट लिक्विड कैटेगरी में। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने इसको M2 में रखा, M1 में नहीं रखा। ऑल ओके? बात समझ में आई? बाबू M3, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको। मैं बच्चे की आदत बता देता हूँ। जब हम M2 लिखते हैं तो हम करते हैं M1 प्लस समथिंग, M3 लिखते हैं तो है M1 प्लस समथिंग, बच्चा लिखता है M2 प्लस समथिंग, क्योंकि M4 में पता है क्या है? M3 प्लस समथिंग। बच्चे को लगता है बस पिछला जोड़ते रहो, पिछला जोड़ते जाओ। बी वेरी केयरफुल, ये M1 है, M2 नहीं। ठीक है जी बाबू, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। बाबू अब बड़े काम की बात आने वाली है यहाँ पर। M3 में क्या आता है? M1 वाली सारी बात और नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। बाबू सबसे पहला मुद्दा, टाइम डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बाद मैच्योर होते हैं, जस्ट लाइक FD एंड RD। बाबू यानी कि मुझे वो चारों अकाउंट देखने को मिल गए जो कमर्शियल बैंक में खोले जाते हैं। दो ये M1 में थे, जब मैंने M1 जोड़ दिया तो वो दोनों तो जुड़ ही गए और ये दोनों भी जुड़ गए। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब समझ में आया? जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होते हैं, जस्ट लाइक FD एंड RD। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? ये क्या है? मैं मतलब ऐसे आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ कहीं भी पढ़ा था 12th क्लास में, मुझे तो शीट दी गई थी, रट दो, हाथ रखा रट लिया, किसी चीज़ का मतलब नहीं आता था, आई स्वेयर। पर मैं वैसा नहीं चाहता आपका भविष्य। और जी बेटा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, सर ये समझ में आता है? अगर वर्ड नेट लगाओ, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, नेट लगाओ कुछ तो माइनस होगा। सर आपने कभी ये वर्ड सुना ही है, मेरे को लगता है कॉमर्स से हो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे तो ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ तो माइनस कर रहे थे। कभी वो देखा है कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आते हो, पीछे लिखा होता है ग्रॉस वेट नेट वेट। नेट वेट निकालने के लिए ग्रॉस वेट में से पैकेजिंग का वेट माइनस करना पड़ता है ताकि सीधा प्रोडक्ट का वेट आए। कुछ तो माइनस होगा, अगर ये नेट वर्ड दिखाई दे किसी भी जगह पे लिख के ले लो, कुछ माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा, बात ये है, प्लीज मेरी तरफ देखना, मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। आप एक कस्टमर हो, बैंक के क्लाइंट हो, आपने किसी कॉमर्शियल बैंक में, लेट्स सपोज इन PNB, बाबू 1 लाख रुपए की एक FD करा दी, ठीक है बाबू। PNB को लगा यार मेरे पास भी कुछ पैसे फालतू हैं, 30,000 रुपए, इसने बेटा 30,000 रुपए की एक FD करा दी विद SBI, ठीक है, इसने 30,000 रुपए की FD करा दी विद SBI। बाबू मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक? मुझे बताना जरा, टाइम डिपॉजिट्स कितने हैं कमर्शियल बैंक के पास? बताना है? अरे बताओ भाई, कितने हैं टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक? भाई ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट्स कितने हैं? दोनों ने FD कराई हुई है, दोनों टाइम डिपॉजिट्स हैं। टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक 1,30,000। ये भी कमर्शियल बैंक के पास हुआ है टाइम डिपॉजिट, और ये भी टाइम डिपॉजिट हुआ तो किसी कमर्शियल बैंक के पास ही हुआ है, ठीक है।
बाबू लेकिन मैं टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल। और नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, टोटल टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक माइनस इंटर बैंक। इंटर बैंक क्यों भाई, मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कराई पीएनबी के साथ, मेरे इस 1 लाख में से इसने 30,000 की एफडी करा दी मेरे ही पैसों में से। आप क्या कहोगे, इकोनॉमिक मनी सप्लाई 1,30,000 है, मेरे पैसों से तो ही है। इकोनॉमिक मनी सप्लाई 1 ही लाख है, मानते हो सब ये बात, मेरे ही पैसों से तो ये डबल काउंटिंग करोगे। फिर कल को पीएनबी 70,000 की किसी और के पास करा दे तो आप कहोगे नहीं नहीं 2 लाख रुपए की मनी सप्लाई होगी, मेरी 1 लाख उसने 2 जगह पे बांट दिए, ये कहोगे क्या, मानते हो 1 लाख की है। तो बाबू मैंने इंटर बैंक माइनस कर देनी है, इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट माइनस कर दो जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास करा। बेटा मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास नेट टाइम डिपॉजिट आ गए। बाहर कोई बच्चा है तो आ जाओ बेटा, एक सेकंड पोज कर लो पुत्र, बात समझ में आती है आपको ये बात। बेटा तो मैंने एफडी कराई विद पीएनबी, पीएनबी एफडी कराई विद एसबीआई, सब जानते हैं बेटा कि एक्चुअली में मनी सप्लाई 1 लाख रुपए, उसी एक में से 30 की एफडी करा दी आपने किसी दूसरे कमर्शियल बैंक के पास। पर लैंग्वेज ये थी बेटा नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स आए एफडी और आरडी के। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी और आरडी के। तो बाबू एक्चुअली में तो अगर कमर्शियल बैंक काउंट करोगे 1,30 आए, पर इंटर बैंक माइनस करोगे तभी नेट में निकाल पाओगे। वैसे एक बात बताऊं, ये भी कान पकड़ने का तरीका कुछ ऐसा सा है, सीधा कह दो पब्लिक ने जो एफडी कमर्शियल बैंक के पास कराई कभी डबल काउंटिंग होगी नहीं, ऐसा नहीं बोला लेकिन, ठीक है ना। और मुझे लगता है चीज़ें मुश्किल होनी चाहिए तभी डिफ्रेंसिएशन हो पाता है कि कौन समझ रहा है और कौन रट रहा है। किसी टाइम पे ना मैंने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, आप मानोगे नहीं, कॉमर्स साइड में जो बच्चा इनकम टैक्स पढ़ लेता है ना एक बार, होता है क्या कहता है, पूरी कॉमर्स साइड में इससे मुश्किल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इससे मुश्किल। मतलब मैंने लगभग कॉमर्स साइड में 36-37 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सारे ही पढ़े हैं जितने हैं, पर उसके बाद बंदा कह देता है कि भैया इनकम टैक्स से मुश्किल कुछ हो नहीं सकता। तो मैं भी अपने टीचर को यही कहता था, यार कितना मुश्किल बनाया इन्होंने, सीधा नहीं पकड़ेंगे किसी भी चीज़ को, पूरा कान घुमा के पकड़ेंगे। तो हमेशा यही जवाब करते थे शुक्र है मुश्किल है, वरना लोग घर बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न भर लेते, फीस कैसे मिलती है आपको। तो आपकी एज में भी मैं पैसों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, शुक्र है थोड़ा सा मुश्किल है कि डिफ्रेंसिएशन हो पाता है कौन रटो रहा है और कौन समझ के कर रहा है। क्लियर है बेटा बात ओके, समझ में आ गया नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब। अब वो आगे बढ़ाते हैं बात को, M4 किसके बराबर होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। बाबू डोंट फॉरगेट दिस, इसको नहीं भूलना, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज मेरी तरफ देखो जी, समझने पे ध्यान देंगे ज़्यादा। अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हो ना, M4 में मैंने क्या जोड़ा, M3 जोड़ा। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, M3 में ना पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट नहीं आता, M3 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट भी नहीं आता। देख दिखाता हूँ, M3 में क्या आता है, M1 दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या है अभी तक, सेविंग और करंट अकाउंट आया, लेकिन किसका, कमर्शियल बैंक। और अगर ये जोड़ दिया तो एफडी और आरडी भी आ गई, किसकी, कमर्शियल बैंक। क्या पोस्ट ऑफिस आया अब तक, क्या सेविंग अकाउंट आया उसका, ऑब्वियस बात है कि वो M2 में आता था, पर M3 में मैंने M2 को नहीं जोड़ा, M1 को जोड़ा, तो सेविंग अकाउंट भी नहीं आया ना इसका, नहीं आया ना, वेरी गुड। M4 में क्या आया, M3 प्लस, अब जोड़ दो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। टोटल डिपॉजिट का क्या मतलब है, सेविंग बैंक भी जोड़ दो, एफडी भी जोड़ दो, आरडी भी जोड़ दो, और कोई और इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो भी जोड़ दो। कहता है क्या नहीं जोड़ना, कहता है एक्सक्लूडिंग एनएससी। ये वर्ड्स याद है आपको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वर्ड याद नहीं आएगा, मैं याद करा देता हूँ, क्यों नहीं जोड़ना।
मतलब ऐसे तो शक्ल पे तुम्हारे ऐसे 12 बज जाते हैं ना, कोई काम की बात पूछ लूँ मैं कि याद ही नहीं आता कि कब पढ़ाया था और कहाँ पढ़ाया था, और मैं याद कराऊंगा ना एक बारी में याद आ जाएगा तुम्हें। एक चैप्टर हुआ करता था बाबू हमारे पास महीनों पहले शायद, गवर्नमेंट बजट। महीना हुआ नहीं होगा वैसे, गवर्नमेंट बजट। बजटरी रिसीट, बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट दो तरीके की, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट फर्दर 4 तरीके की, उसमें सबसे लास्ट हेडिंग होती थी, थर्ड होती थी डिसइन्वेस्टमेंट, फोर्थ होती थी स्मॉल सेविंग्स। याद है? याद ही नहीं आ रहा। कैपिटल रिसीट्स पता है क्या होती है? विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेज रिडक्शन इन एनी एसेट्स। और वहाँ स्मॉल सेविंग मैंने एक बात बताई थी कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा होते हैं ना एनएससी में, ये सारे पैसे सरकार के पास आते हैं पोस्ट ऑफिस के, और सरकार को 11 साल में डबल करके देने होते हैं। अगर एफडी 12 में डबल कर रही है तो ये 11 में ही डबल कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी ब्याज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और सरकार इनकम टैक्स में छूट भी देती है अगर एनएससी में पैसा जमा करो। सर वहाँ आपने सरकार की रिसीट में दिखाया हुआ है, यहाँ ये कह दो कि पोस्ट ऑफिस की रिसीट है, इसलिए यहाँ पर कहा गया एक्सक्लूडिंग एनएससी, एनएससी छोड़ देना, क्योंकि उसकी वजह से सरकार के पास जाते हैं। याद ही नहीं आती तुम्हें कोई काम की बात? लिंक है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो, बहुत बड़ा लिंक है वो। क्लियर है बात? ऑल ओके? समझ में आ गई बात? मेरी बात फिनिश नहीं हुई, 2 क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछने हैं बाबू। अगर आरबीआई को इस्तेमाल करना है कोई मेजर इन चारों में से, आरबीआई ना आज जानने में इंटरेस्टेड है, आज कोई डेट है समझ लो 11 जून ही, आज आरबीआई 10 बजे जानना चाहता है कि कितना पैसा है इकोनॉमी में। आरबीआई कौन सा मेजर इस्तेमाल करता होगा? M1, M2, M3 या M4? चारों ही मेजर है, बात यह कि कौन कितना अच्छा है। आरबीआई क्या यूज करता होगा? M1, M2, M3 और M4, सिर्फ गैस करना है। M4 के साथ कौन कौन है, सिर्फ गैस करना है आज। है 4-5 है। M3 के साथ कौन कौन है? एक 2 बच्चे मेरे पास M3 के साथ भी है। M2 कहीं तो होना ही पड़ेगा, आप हो? आप हो। M2, M1 मतलब अब मिली जुली राय है, M1 के साथ भी है, M2 के साथ भी है, M3 के साथ भी है, M4 के साथ भी है। सर अब जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि जब गलत आंसर करता है ना बच्चा, उसको हमेशा ध्यान रखता है, ऑलवेज M3। रीजन है, आपको होता है यहाँ दिल से तो कुछ होता ही नहीं ना बात, अगर दिल से हो रही होती है मैं शुरू ही ना करता बात, लॉजिक पे है ना, तभी शुरू करता हूँ बातें सारी ऐसी। सर ऐसा क्यों? और में क्या कमी है? M1 में क्या कमी थी, M2 में क्या कमी थी, M4 में कमी क्या थी? वो बात कमी की है ही नहीं। बात यह है आरबीआई ना ज़्यादातर कंट्रोल कमर्शियल बैंक को करता है, पोस्ट ऑफिस को नहीं, तो सिर्फ ना कमर्शियल बैंक देखना चाहता है। और ये भी बात समझो, M3 में ना पूरा कमर्शियल बैंक आ जाएगा। देखो करेंसी एंड पॉइंट्स विद पब्लिक, M3 में M1 आएगा, तो मतलब करेंसी एंड पॉइंट्स विद पब्लिक, उसके खुद के पास जो फॉरेन एक्सचेंज के डिपॉजिट है वो, और कमर्शियल बैंक का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और कमर्शियल बैंक की एफडी और आरडी, पूरा कमर्शियल बैंक आ गया। यही तो वो चाहता है कवर करना बस। पोस्ट ऑफिस पे इतना कंट्रोल ही नहीं करता वो, जिस पे कंट्रोल करता है उससे डेटा बहुत अच्छा आता है उसके पास, उसको 1 मिनट में पता लग जाएगा कमर्शियल बैंक के पास सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी में कितने रुपए पड़े हैं, एक एंटर दबाते ही। इतना आसान होता है उसके लिए। समझ में आ रही है बात? वाई M3 ओनली सबसे अच्छा मेजर बताया जाता है। क्या आपके कोर्स में कहीं, क्या कहीं लिखा है? आपके कोर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। सर M1 और M2 का एक और नाम भी है, इसको लोग प्यार से बोलते हैं नैरो मनी। M1 प्लस M2 को मिलाकर बोलते हैं नैरो मनी, ऐसे ही M3 और M4 को मिलाकर बोलते हैं ब्रॉड मनी। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट डाउन कर लो, चैप्टर खत्म हो गया, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।